भाइयों बहनों, राम राम। आज हम बात करेंगे वन अधिकार कानून में हमें जो सामुदायिक वन अधिकार मिले हैं उनके बारे में। आप सभी गांव में रहते हो, गांव के आजू बाजू में जंगल है और जंगल से हम कई सारी चीज़ें लाते हैं, लेते हैं। जंगल से अपने गाय बकरियां मवेशियों के लिए चारा लाते हैं। हमें खाने के लिए भी जंगल बहुत सारी चीज़ें देता है। जंगल से जलाऊ लकड़ी भी हम लाते हैं, जंगल से दवाई भी मिलती है और जंगल में हमारे भगवान भी होते हैं। तो ये जंगल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन अंग्रेज़ों के समय से जंगल से हमारा नाता कानूनी तौर पे टूट गया। सारा जंगल सरकार का, ये कानून अंग्रेज़ों ने बनाया और स्वाधीनता के बाद भी कई सालों तक ये कानून बरकरार रहा। 2006 में ये कानून निकालकर अपनी संसद ने हम सभी के वन निवासियों के और अनुसूचित जनजाति के जंगल पर अधिकारों को मान्यता दी। इसे ही कहते हैं वन अधिकार कानून। इससे हमें जंगल से अपनी जीविका के लिए और अपनी श्रद्धा के लिए जंगल से जो जो ज़रूरी है वो सब मिल सकता है। और उसके साथ ही जंगल संभालना, जंगल का पुनर्निर्माण करना, जंगल को सुधारना, इस सारी चीज़ों का जिम्मा भी हमारे कंधों पर इस कानून ने दिया है। लेकिन इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। उसके लिए हमें जो फॉर्मेट्स भरने हैं, अलग अलग सबूत इकट्ठा करने हैं, वो सारी जो कागज़ी प्रक्रिया है, और हमारे गांव में सारे गांव वालों ने, ग्राम सभा ने मिलकर जो प्रक्रिया करनी है, उस प्रक्रिया को आज हम सीखेंगे। अनुसूचित जनजाति व पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता देने वाला अधिनियम 2006, ये इस कानून का पूरा नाम है। हम सब इसे वन अधिकार कानून के नाम से जानते हैं। ये 2006 में अपने देश की संसद ने पारित किया। 2007 में इसके नियम बने व 2012 में फिर नियम सुधारित किए गए। इन नियमों के तहत हम अपना दावा दाखिल करने जा रहे हैं। अब इस कानून ने हमें कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। उसमें से कुछ अधिकार जो है व्यक्तिगत है, माने आप जंगल में आपका घर बना सकते हो। अगर जंगल में आपकी झोपड़ी है, घर है, तो पहले इसे गैर कानूनी माना जाता था, अभी आपका घर कानूनी है। जंगल में आप जो खेती करते हो, जंगल में अर्थात जिस क्षेत्र को सरकार जंगल कहती है, वहाँ पर आपकी तो खेती ही है। हो सकता है आपके दादा से परदादा से कब से खेती है, लेकिन सरकार ने उसे कागज़ पर जंगल माना था। अब उस खेती को भी खेती माना जाएगा। तो ये खेती और जंगल में घर बनाना, ये दोनों अपने व्यक्तिगत अधिकार हैं। आज इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा अपने खेती छोड़कर, घर छोड़कर जो जंगल है, उस जंगल पर अपने गांव का, अपनी ग्राम सभा का सामूहिक अधिकार हो, इसलिए क्या प्रक्रिया करनी है उसे सीखेंगे। अब ये जो जंगल पर अधिकार है वो ग्राम पंचायत का नहीं होता। एक ग्राम पंचायत में, अक्सर जनजातीय क्षेत्र में, एक ग्राम पंचायत में कई सारे पाड़े, टोले, तांडे, कहीं कहीं पर फल्डी बोलते हैं, फाल्यो बोलते हैं, तो आपके यहाँ जो भी कहते हो, इस तांडे को या पाड़े को, इस बस्ती को अपने पाड़े की ग्राम सभा लेकर उस ग्राम सभा द्वारा इस अधिकार को प्राप्त करना है। कानून में 3 तरह की समितियां हैं। उसमें से पहली समिति है जो आपकी ग्राम सभा चुनती है, उसे कहा गया है वन अधिकार समिति। इस समिति में आधी महिलाएं, आधे पुरुष होंगे और सारे के सारे आप ही के गांव के निवासी होंगे। इनका एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, ये दोनों भी आप ही के गांव के निवासी होंगे। अब ये जो वन अधिकार समिति है, ये वन अधिकार समिति के पास सारे दावे दाखिल कराने होते हैं। माने हमें अपने गांव के बाहर कहीं पर इस दावे को देने के लिए नहीं जाना है, अपने ही गांव की वन अधिकार समिति के पास इसे देना है। अब अक्सर ये होता है कि पहले से कई गाँवों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति है, वन समिति है, वन सुरक्षा समिति है, ऐसी ढेरों समितियां बनी हुई है। इनमें से कोई समिति इस काम की नहीं है। इस काम के लिए वन अधिकार समिति, अंग्रेज़ी में जिसे FRC कहते हैं, वो FRC अपने गांव में होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके यहाँ जब आप इस कानून की जानकारी ज़्यादा नहीं रखते हो, तो ग्राम पंचायत के स्तर पे सरकार ने कागजी तौर पे ये समिति बना दी होगी। तो पहले पता करिए ये समिति है नहीं है। यदि ये समिति है तो अच्छी बात है। अब हमें गांव वालों को इकट्ठा कर ग्राम सभा में बैठना है। ग्राम सभा में बैठना यानी ग्राम पंचायत ऑफिस नहीं जाना है, तो आपके ही पाड़े में, तांडे में, फल्ले में आपको इकट्ठा बैठना है। ये ग्राम सभा इस दावे को तैयार करेगी।
कानून में हमें जो सामूहिक अधिकार दिए हैं उसमें भी दो तरह के अधिकार हैं। एक कानून की धारा 3(1) में आने वाले अधिकार है और दूसरे कानून की धारा 3 खंड 2 में आने वाले अधिकार हैं। ये 3(2) यानी धारा 3 खंड 2 में आने वाले जो अधिकार है उन्हें कहते हैं सार्वजनिक सुविधा के अधिकार। यानी आपके गांव तक आने के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क बनाने के लिए यदि वन ज़मीन की ज़रूरत हो, दूसरी ज़मीन नहीं हो, तो आप इस अधिकार का उपयोग करेंगे। आज हम ये सामूहिक सुविधा के अधिकार के बारे में बात नहीं करने वाले। हम धारा 3 खंड 1 में जो अधिकार दिए हैं, अर्थात सामूहिक वन प्रबंधन, व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, वन का पुनरुज्जीवन, वन का रक्षण और वन आधारित अलग अलग उद्यम करना, उद्योग करना, इसके लिए जो अधिकार है ये है कानून की 3(1) में। तो आप जब भी सरकारी लोगों से बात करोगे, ध्यान रखना कि हम 3(1) के अधिकार की बात कर रहे हैं। अब ये 3 अधिकार, ये जो 3(1) वाला अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप नियम पढ़ेंगे तो नियमों में आपको दिखेगा कि नियमों में नियम 13 के खंड 1 में इस दावे के लिए कौन कौन से कागज़ आपको जुटाने हैं, कौन कौन से सबूत अपने दावे के साथ जोड़ने हैं, ये सारे की एक सूची दी हुई है। ये सूची मैं आपको अब दिखाऊंगा। अब ये जो है इसे प्ररूप ग कहा गया है। ये प्ररूप ग को हमें भरना है, इसके साथ प्ररूप ख को भी भरना है। अब आप देखेंगे तो कानून की धारा 3(1) में जो अलग अलग अधिकार है उसमें क्या क्या अधिकार है, तो जंगल में अपने मवेशी चराना, गाय बकरी चराना, इसका अधिकार है। जंगल से अलग अलग जिन्हें लघु वनोपज या गौण वनोपज कहा जाता है, अर्थात जंगल में जो टिम्बर है, जो बड़ी लकड़ी है, वो छोड़कर लगभग बाकी सारी चीज़ें जिसमें बांस है, तेंदू के पत्ते हैं, जंगल से अलग अलग जो औषधि मिलती है वो सब है, अपने गाय बकरियों के लिए चारा है, हमें खाने के लिए जो कंद मूल फल फूल जो भी चाहिए, जंगल की अलग अलग सब्जियां हैं, तो ये सब कुछ इकट्ठा करना, इन सब का अपने यहाँ संग्रहण करना, इन सब को अगर आपको बाज़ार में बेचना है तो आपकी गाड़ी से बाज़ार तक लेकर जाना, इन पर प्रक्रिया करके कोई दूसरी वस्तु बनानी है, इन पर इनको सुखाकर, इनको भून कर आप और कोई वस्तुएं अगर बनाती हैं, तो ये सारी वस्तुएं बनाना अर्थात प्रक्रिया करना, उसका परिवहन करना, उसको अपने घर में संग्रहित करके रखना, ये सब का अधिकार हमें 3(1) में मिलता है। 3(1) के धारा उपखंड ग से लेकर 6 तक जितने भी है वो सभी आपको प्ररूप ख मतलब फॉर्म बी, इसको भरकर आप इन सब अधिकारों का दावा करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो 3(1) ज में आता है, जो है वन का संरक्षण, वन का पुनर्निर्माण, वन का प्रबंधन। यह अधिकार आज तक हमारे हाथ में कभी नहीं आया था। वास्तव में हमारे ही पुरखों ने जंगल को संभाला है। हमारी ही कई परंपराएं ऐसी है जो जंगल के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना सिखाती है। जंगल से कोई चीज़ को लेना है तो कितनी चीज़ को लेना, कितना नहीं लेना, भगवान के लिए, जंगल के लिए, धरती माँ के लिए कितना छोड़ना, ये सब हमारे पुरखों ने, हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। यही सबको आधुनिक भाषा में वन का प्रबंधन कहा जाता है। तो ये वन के प्रबंधन का जो अधिकार है वो हमें 3(1) ज में मिलता है। इसके लिए हमें भरना है प्ररूप ग यानी फॉर्म सी। अब आप गौर से देखिए तो फॉर्म सी में बहुत आसान जानकारी हमें लिखनी है। इसमें लिखना है कि आपका ग्राम या ग्राम सभा कौन सी है। ग्राम या ग्राम सभा का अर्थ हुआ आपका पाड़ा, तांडा, टोला, ना कि ग्राम पंचायत। तो आप जिस बस्ती में रहते हैं उस पाड़े का, टोले का नाम आपको यहाँ गांव ग्राम सभा के सामने लिखना है। दूसरा है ग्राम पंचायत, तहसील या तालुक और फिर ज़िला। ये 4 चीज़ें इस पर लिखनी है। इस फॉर्म में प्ररूप ग में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें इसके साथ आपको हाथों से, अपने हाथों से बनाया हुआ एक नक्शा जोड़ना है। ये जो नक्शा है वो आपकी गांव की पारंपरिक सीमाएं दर्शाएगा और इसको जो शासन की सीमाएं हैं, शासकीय सीमाएं हैं, उसके अनुरूप होना ज़रूरी नहीं है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपका जंगल आधा इस कंपार्टमेंट है, आधा उस कंपार्टमेंट में है, ये खसरा नंबर है, वो कूप नंबर है, ये सब चिंता मत करिए। आपको ये सोचना है कि आप आपके पुरखों के समय से जंगल के किस क्षेत्र से लकड़ियाँ लाते हैं, किस क्षेत्र में आपकी गाय बकरियों को चराते हैं, किस क्षेत्र से आप जड़ी बूटी लाते हैं,
ये सारा जो क्षेत्र है वो आपका सामुदायिक वन अधिकार का पारंपरिक क्षेत्र है। इसी क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा हमें बनाना है। तो प्रारूप ग में आपको बस ग्राम सभा का नाम, ग्राम पंचायत, तालुका, जिला इतना लिखना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस नक्शे को कैसे बनाना है वो सीखना है। अब जब ये नक्शा हम बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए गांव में सब लोगों को लेकर साथ में बैठना और ज़मीन पर नक्शा बनाना। वो ऊपर ऐसे दीवार पे, ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे ऐसा नक्शा नहीं बनाना या कागज़ पे, उसको ज़मीन पर बनाना। अपने गोबर से लिपा पुती अच्छी ज़मीन होती है, उस पर चौक से या रंगोली से इस नक्शे को आप बना सकते हैं। नक्शा बनाते समय पहले आपके गांव के घर जहां है वो जगह दिखाइए। फिर सूरज जहां से उगता है तो उगने वाली दिशा की ओर आपके गांव की सीमा कहां पर है, वहां पर क्या चिन्ह हो सकता है। वहां पर कोई पहाड़ है, नदी है, कोई बड़ा पेड़ है, तो वो पेड़, पहाड़ या नदी वहां दर्शाइए। उसका नाम लिखिए, उसका अपने गांव का जो नाम है वो वहां पर लिखना है। इसी प्रकार जहां सूरज डूबता है उस दिशा में आपके गांव की सीमा क्या है उसको अंकित कीजिए। फिर उत्तर और दक्षिण दोनों सीमाओं को दर्शाइए। उसके बाद में उस सीमा पर जो जो अलग अलग चिन्ह है, चिन्ह अर्थात उस जगह पर जाने पर क्या दिखता है, वहाँ पे कोई पेड़ दिखता है, वहाँ पर घास दिखता है, या वहाँ पर किसी के खेत का बांध दिखता है, या फिर नदी है, कोई झरना है, या फिर हमारे जंगल के कोई भगवान है। इसमें से जो जो सीमाओं पर दिखता है वो सारा आपके नक्शे में अंकित कर दे जाइए। इसके बाद आपको दिखाना है वो नक्शे के क्षेत्र में बीच में कहाँ कहाँ पर जंगल है और उस जंगल के क्षेत्र का आपके गांव की गामठी गामड़ी भाषा में नाम क्या है। अपना जंगल बिना नाम का कभी नहीं होता। जंगल में हर जगह का कोई नाम होता है। किसी पेड़ से वो नाम होता है, या फिर वहाँ पे पुराने ज़माने में कोई अपने परदादा वहाँ पर बड़ी शिकार किए होंगे तो उनके नाम से कुछ होता है, या फिर किसी भगवान का नाम होता है। तो हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है। उस नाम को आपको उस नक्शे में लिखना है। उसके बाद में इस नक्शे में आपने जो जो नाम दिए हैं ये सारा तो बड़ा नक्शा बनेगा। इसमें आपके भगवान की जगह दिखेगी, इसमें आपका पानी कहाँ से बनता है वो दिखेगा, जो छोटे नहर, छोटी नदियाँ, झरने बहते हैं वो सब दिखेंगे, जंगल कहाँ कहाँ पर है वो भी सब दिखेगा। ये नक्शा बनाने के बाद में एक दूसरा कागज़ लेकर उस पर आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। उसमें लिखना है कि जंगल में कौन कौन से पेड़ दिखते हैं। उन पेड़ों के सामने लिखना है कि उस पेड़ का आप कौन सा उपयोग करते हैं। आप उस पेड़ का खाने के लिए उपयोग करते हैं, दवाई के लिए उपयोग करते हैं, लकड़ी के लिए करते हैं, जानवरों को खिलाने के लिए करते हैं, या कोई अन्य उपयोग करते हैं। किसी पेड़ के धागे से डोर बनाते होंगे, किसी पेड़ के पत्तों का छांव के लिए उपयोग होता होगा, किसी के पत्ते पत्तल के लिए काम में आते होंगे। ऐसे अलग अलग उपयोग जंगल के अलग अलग पेड़ों से हम सब करते हैं। तो उस सूची में आपको उस पेड़ का नाम, उसके आगे लिखना है कि उसका आप उपयोग क्या करते हैं, और उसके आपको आगे लिखना है कि आपके जंगल में ये पेड़ कहाँ पर है। अब कहाँ पर लिखने के लिए क्या उपयोग होगा, तो अभी अभी आपने नक्शे में जो अलग अलग जगहों के नाम लिखे वही नाम उनके सामने लिखने हैं। तो एक पेड़ों की सूची बनेगी। एक जो छोटे छोटे पेड़ जो रहते हैं उनको आपकी भाषा में क्या करते हैं, यहाँ पे बुराड़ा बोलते हैं। तो ऐसी छोटे जो पेड़ है, घास है अलग अलग तरह के, या ज़मीन के नीचे मिलने वाले जो अलग अलग कंद है, मूल है, उन सब की भी इसी तरह से सूची बनेगी। उसके बाद आपके भगवान के कौन कौन से जगह आपके जंगल में है उसकी एक सूची बनेगी। उसके बाद आपकी नहरों में, आपकी छोटी नदियों में, झरनों में अगर आप मछली, केकड़े मिलते हैं तो वो कौन कौन से मछलियाँ आपके नदी में मिलती है, उन मछलियों के नाम लिखना है। वो मछलियाँ कहाँ कहाँ पर आपको मिलती है, कौन कौन से झरनों में, कौन कौन से नहरों में मिलती है, वो भी सब आपको लिखना है। और उस हर नहर का, झरने का नाम आपके नक्शे में होना चाहिए। तो ये हमारे अधिकार के लिए हम एक पक्की सूची बना रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कागज़ बना रहे हैं जो हमारे दावे के लिए एक पक्का सबूत होगा। तो ये नक्शा और ये सारी सूचियाँ, ये दोनों को आपको आपके दावे के साथ जोड़ना है। अब जब दावा कर रहे हैं तो दावे का नक्शा और सूचियाँ, इनके साथ में हमें कुछ सबूत चाहिए। अब लौट चलते हैं उधर वापस वो नियम 13 पे। अब नियम 13 के खंड 1 में वो सूची दी गई है कि कौन कौन सी चीज़ों को आप सबूत के तौर पे आपके दावे के साथ जोड़ सकते हैं। उसमें आखिरी जो है 3 मतलब
13(1) में जो आय है, अभी अंग्रेजी में आय है, आप हिंदी में देख लीजिए क्या है। उसमें लिखा है कि गांव के बुजुर्गों का लिखित जवाब। और ये आप दावेदार है, आपका पूरा गांव दावेदार है, तो दावेदार खुद ही जवाब नहीं दे सकता, खुद ही जबानी नहीं दे सकता, वो और किसी से लेनी है जो अपने लिए साक्ष्य देगा। तो ये जो साक्ष्य देने वाले हैं ये 2 बुजुर्ग व्यक्ति दूसरे पड़ोसी गांव के होने चाहिए। वो पड़ोसी गांव के बुजुर्ग, ये जो आपका नक्शा बना है, अब हाँ ये तो बताना मैं भूल गया कि आपका नक्शा अभी ज़मीन पर है। अब आपके गांव के युवाओं को ये काम करना है कि ज़मीन पर जो नक्शा गांव के सारे लोगों ने मिलकर बनाया उसे एक कागज़ पे उतारना है। शुरू में शायद बड़े कागज़ पे उतारना पड़ेगा, बाद में आप उसको एक छोटे कागज़ पे कॉपी करेंगे। अब ये जो छोटे कागज़ पे नक्शा है, उसी नक्शे के नीचे आपके पड़ोस के गांव के 2 बुजुर्गों का आपको हस्ताक्षर, अब हस्ताक्षर तो हो सकता है कि बुजुर्ग होंगे तो शायद लिखना पढ़ना नहीं जानते होंगे, तो उनका अंगूठा वहाँ पर लेना है और उनकी गांव की जो वन अधिकार समिति है उनका स्टैंप लेना है, ये दिखाने के लिए कि आप सचमुच उन बूढ़ों के पास गए थे और उन्होंने इस बात को समझकर अपना अंगूठा लगाया। तो ये आपका एक सबूत बना कि उस नक्शे के नीचे पड़ोसी गांव के 2 बुजुर्गों ने स्टेटमेंट दिया है, ज़बानी दी है, जवाब दिया है कि ये नक्शे में जो क्षेत्र दिखाया वो वास्तव में इसी पाड़े का, इसी गांव के रहने वाले लोगों का है। ये एक बन गया। अब दूसरा बनाना है सबूत। दूसरा सबूत बनाने के लिए हम यूँ करेंगे कि इसी नक्शे का और एक कॉपी बनेगा और आपके गांव के सीमावर्ती, आपके गांव के इर्द गिर्द जो दूसरे 3 गांव हैं, ऐसे किन्हीं भी 3 गांवों से उनके गांव के वन अधिकार समिति का आपको एक नो ऑब्जेक्शन, ना हरकत वाला एक पत्र लेना है। तो उस पत्र पे क्या होगा, तो नकाशा होगा। नकाशे के नीचे, नक्शे के नीचे लिखा होगा कि ऊपर जो क्षेत्र दिखाया गया है वो परंपरा से इसी पाड़े के, इसी टोले के लोगों का अधिकार क्षेत्र है और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपके पड़ोस की 3 गांव की समितियां लिखेंगी। तो आपको ये लिखकर ही उनके पास ले जाना है और फिर इस पर वो लोग अपना साइन करेंगे, स्टैंप लेंगे। तो ये आपके पास अभी दूसरा सबूत बन गया। और एक सबूत हमें ज़रूरी होगा कि हमारे गांव के लोग ये वन अधिकार मांगने के लिए पात्र है, सक्षम है। तो इस सक्षमता का एक प्रमाण पत्र हमें चाहिए होगा। जब आप व्यक्तिगत अधिकार के लिए दावा करते हैं तो आप अनुसूचित जनजाति के होने का एक प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये जो है सामुदायिक अधिकार है, इसके लिए कोई व्यक्ति का प्रमाण पत्र किसी काम का नहीं। तो आप क्या करें, एक आसान तरीका ये है कि आपके गांव के सरपंच के पास जाइए, ग्राम पंचायत के लेटर हेड पे उनसे लिखवाइए कि इस गांव के इतने सारे लोग, यानी फलाना संख्या जो भी है, 100, 150, 200, ये सारे अनुसूचित जनजाति के हैं और जो दूसरे लोग हैं लेकिन परंपरा से अपने ही गांव में रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, अन्य समाज के हैं लेकिन अपने ही गांव के निवासी है, तो उन्हें इस कानून में कहते हैं अन्य परंपरागत वन निवासी। तो सरपंच से ये भी लिखवाएगी कि अन्य परंपरागत वन निवासी इस गांव में इतने हैं। अब ये दोनों अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, ये दोनों भी अधिकार के लिए पात्र है, सक्षम है। तो ये सक्षमता का एक प्रमाण पत्र सरपंच से ले लीजिए। ये आपका तीसरा कागज बन गया। अब चौथा और आखिरी कागज हमें ये बनाना है कि आपके ज़िले का, अंग्रेज़ों के ज़माने का कोई एक गैजेटियर होगा। अब अभी तो अब ज़िले छोटे छोटे बन गए, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में हो सकता है निमाड़ एक ज़िला रहा होगा, मालवा एक ज़िला रहा होगा। तो फिर आपके ज़िले का उस समय का कोई गैजेटियर होगा जो आज इंटरनेट पे ढूंढा जा सकता है। आपके गांव के पढ़े लिखे युवा या आपके संगठन के कार्यकर्ता इसको ढूंढ सकते हैं। वो गैजेटियर में अक्सर ये लिखा होता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति रहती है। भिल रहते हैं, भिलाला रहते हैं, पावरा रहते हैं, बरेला रहते हैं, जो भी है, ये सारे जंगल में रहते हैं और जंगल से ये चीज़ें इकट्ठा करते हैं, इस तरह से अपना पेट पानी चलाते हैं। ये उस गैजेटियर में लिखा होगा। उस गैजेटियर का वो पन्ना हमें चाहिए जिस पर ये अपने जनजातियों के नाम लिखे हैं और हम जंगल से क्या क्या लेते हैं वो भी लिखा है। तो ये आपका चौथा कागज़ बन गया। कानून कहता है कि 1 से अधिक सबूत होने चाहिए। अब आपने तो 4 तैयार किए हैं और 4 के लिए शायद कहीं नहीं जाना पड़ा है, किसी अफसर के सामने नहीं झुकना पड़ा है। तो ये चारों चीज़ों को जोड़िए और आपके दावे का जो अर्ज है, जो फॉर्म है, प्रपत्र है, उसके साथ गांव के सारे निवासियों के हस्ताक्षर या अंगूठे लगाकर उसकी एक सूची जोड़ दीजिए। अब ये प्ररूप ग, प्ररूप ख, ये आपके हस्ताक्षर की सूची, आपका नक्शा, पड़ोस के 2 बुजुर्ग लोगों का स्टेटमेंट, पड़ोसी 3 गांव का नो ऑब्जेक्शन,
कोई आपत्ति नहीं है, ना हरकत वाला एक प्रमाण पत्र, आपके सरपंच ने जो सक्षमता प्रमाण पत्र दिया वो, ये सारा होने के बाद अब आपका दावा पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये पूरा दावे का कागज़ तैयार होने के बाद हमें क्या करना है। तो सारे कागज़ इकट्ठा करने की हमारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हमें ये काम करना है कि इस दावे को अपने गांव के वन अधिकार समिति के हाथ देना है। लेकिन हाथ छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वन अधिकार समिति ही दावे की सारी प्रक्रिया को पूरा करेगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इसमें हमारे गांव वालों को जागरूक सतर्क रहना होगा और वन अधिकार समिति से ये काम करवाना होगा। तो अब इस दावे के सारे कागज़ों को लेकर वन अधिकार समिति के पास जाइए और वन अधिकार समिति से कहिए कि वन अधिकार समिति इस दावे के सत्यापन के लिए एक मीटिंग बुलाएं। सत्यापन मीटिंग के लिए हमें गांव वालों के अलावा ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी या तहसीलदार का जो ऑफिस है, मतलब जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग को नोटिस देनी है, मतलब तहसीलदार को नोटिस देनी है। और वन विभाग के आपके यहाँ जिनको रेंजर कहते होंगे या वन परिक्षेत्र अधिकारी कहते होंगे, वन परिक्षेत्र अधिकारी के ऑफिस में जाकर भी हमें ये सत्यापन मीटिंग की नोटिस देनी है। ये नोटिस कम से कम 7 दिन पहले देनी चाहिए। तो आज अगर आप सोमवार को मीटिंग की नोटिस देने जा रहे हैं तो आपकी मीटिंग अगले सोमवार को होनी चाहिए। तो अगले सोमवार की तारीख डालकर आज के सोमवार को तहसीलदार, वन परिक्षेत्र अधिकारी या रेंजर और भू अभिलेख विभाग जो होता है, ज़मीन के जहाँ कागज़ रखे जाते हैं, उनको भी एक नोटिस देनी। इन तीनों में से जो वन के अधिकारी है उनको नोटिस देते समय नोटिस के कागज़ के साथ साथ आपके पूरे दावे के सभी कागज़ों का एक जेरोक्स फोटोकॉपी बनाकर इसके साथ जोड़कर वन विभाग के अधिकारी को देना है। ये तीनों जगह पर जब आप नोटिस देंगे तो ध्यान रखना कि सत्यापन मीटिंग की नोटिस देकर उस नोटिस के फोटोकॉपी पर आपको उनका साइन और स्टैंप लेना है। सरकार को जब भी हम कोई भी कागज़ देते हैं तो कागज़ दिया इसका कोई सबूत अपने हाथ में होना चाहिए। इसलिए उस कागज़ के फोटोकॉपी पे बिना भूले उनके दस्तखत और उनका ऑफिस का स्टैंप ये लेकर ही घर आना, ऐसे ही हाथ हिलाते घर मत आना। तो ये तीनों ऑफिस में जाकर ये नोटिस देना और अगले सोमवार को फिर ये मीटिंग होगी। अब ये नोटिस का जो रिसीट लेने का मैं आग्रह कर रहा हूँ उसका कारण ये है कि हो सकता है कि वन विभाग के लोग मीटिंग में नहीं आएंगे। वो मीटिंग में ना भी आए तो भी हम सत्यापन की मीटिंग पूरी करेंगे और सत्यापन का जो रिपोर्ट बनाना है, अहवाल बनाना है, उसको बनाएंगे। लेकिन उन्हें नोटिस दिए बिना ये सत्यापन की मीटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए हमने नोटिस दी, इसका सबूत आपके हाथ में होना चाहिए। अब कानून के जो सुधारित नियम है 2012 के, वे नियम ये भी कहते हैं कि यदि आपके सत्यापन मीटिंग में वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी नहीं आए और उनका अगर कोई आक्षेप होगा, आपके दावे के बारे में उनका कोई कथन होगा, उसको सामने नहीं रखा होगा, तो भी आगे जब आपका दावा जाएगा तो उसके बारे में उनको अगर कुछ कहना होगा तो वापस ग्राम सभा में आना होगा। इसलिए जब आपकी सत्यापन की मीटिंग होगी तो सत्यापन वाली मीटिंग का नोटिस उनको दिया, इसका सबूत आपके हाथ में होना चाहिए। फिर वे मीटिंग में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपकी मीटिंग होगी हफ्ते भर बाद, अगले सोमवार को। उस मीटिंग में क्या करना है, तो मीटिंग में इस दावे को पूरे गांव के सामने पढ़ा जाएगा। पूरे गांव वालों को फिर से एक बार पता चलेगा कि हमने सीमाएं कौन सी दर्शाई, अधिकार कौन से मांगे। तो कानून में जितने अधिकार दिए हैं सब के सब एक साथ मांग लेना, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं। उसमें अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, ये दोनों साथ में लेना। केवल अधिकार लिए तो भाई ऐसा होगा कि बिना ब्रेक की केवल एक्सेलरेटर की गाड़ी आपके हाथ में होगी, और आप जानते हैं कि बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने से क्या हो सकता है। तो जिम्मेदारी भी लेना, अधिकार भी लेना, माने इस कानून के 3(1) में जितने अधिकार है सब के सब अधिकार इस दावे में हम मांगेंगे। अब सत्यापन की मीटिंग में ये सारे को पढ़ा गया, उसके बाद में इसमें से कुछ सबूत जो हमने दिए हैं, इनको कानून की भाषा में कहा जाता है परिस्थिति जन्य सबूत या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कानून में जो इस कानून में जो सबूत का लिस्ट है, उस लिस्ट में ये दिया गया है। अब इसको समझिए कि रूल नंबर 13(2) में सामुदायिक अधिकार के सबूतों का सूची। इसमें यह कहा गया है कि जंगल में आपके जो परंपरागत चराई की जगह है, जंगल से खाने के लिए अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करने वाली जगह जो है, फिर जंगल में से आप बांस है, तेंदुपत्ता है जहाँ से लेते होंगे, जंगल में जहाँ से आप पानी उठाते होंगे,
जंगल में आपके जहाँ आप लोग और आपकी गाय बकरियां जहाँ पानी पीती होंगी, ये सारी जगहों को इसमें सबूत माना गया। अब ये सारी तो जगहें हैं, सबूत के लिए इनको कागज़ पे लाना है। इसीलिए हमने जब इसके पहले खंड में देखा कि हमने इन सब की सूची बनाई, और ये सारी सूची ग्राम सभा ने बनाई है, गांव के लोगों ने मिलकर बनाई। अब आपके गांव की वन अधिकार समिति इस पर एक मुहर लगाएगी, स्टैंप लगाएगी, साइन करेगी और कहेगी कि गांव वालों ने जो लिखा है वो सत्य है, सही है, तब आपका ये सबूत माना जाएगा। तो ये नियम 13(2) में बी में लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में ये क ख होगा, 13(2) ख होगा नियमों में, जहां आपका सबूत फिट बैठेगा। तो ये सत्यापन मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद हमने जो कागज़ बनाए हैं उन सबको कानूनी तौर पे सबूत की मान्यता मिलेगी। अब सत्यापन में जब आपकी कमेटी कहेगी कि ये सब सत्य है, सही है, तभी हो सकता है कि वन विभाग के कर्मचारी कहें कि नहीं, इस पर आपका अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है, या और भी उनको कोई आपत्ति होगी तो वो बताएंगे। तो जो भी आपत्ति है उनको कहना है कि आप लिख कर दें, वो जो भी लिख कर दिया है आपकी उस कमेटी के उस दिन की मीटिंग की रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। उनके आपत्ति के बावजूद अगर गांव वालों को लगता है कि इनके आपत्ति हम नहीं मानते, हमारा अधिकार पूरी तरह से बनता है, तो सत्यापन मीटिंग के 2 ही घंटे बाद आपको ग्राम सभा लेनी है, और ग्राम सभा के सामने सत्यापन मीटिंग में हुआ है वो सब कुछ एक कागज़ पर लिखकर आपके गांव की कमेटी ग्राम सभा के सामने पढ़ेगी और कहेगी कि इस मीटिंग में देखा गया कि लोगों ने जो सबूत रखे हैं सत्य है, सही है, वन विभाग के कुछ आक्षेप है उनका खंडन किया गया है, और फिर गांव के सारे अधिकारों को वन अधिकार समिति मान्यता देने की सिफारिश करती है। ये सिफारिश करने के बाद ग्राम सभा, मतलब आप ही लोग हैं, तो आप लोग सब इसको ग्राम सभा में अच्छी संख्या में उपस्थित होकर इसको पारित कर दें। अब ग्राम सभा ने जिस दावे को पारित कर दिया, उस दावे को ग्राम पंचायत का सचिव एक कवरिंग लेटर जोड़ेगा, एक खत जोड़ेगा उसके ऊपर, और आपके जो उपविभागीय अधिकारी हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर जिनको कहते हैं, उन उपविभागीय अधिकारी के ऑफिस में जाकर आपके पूरे दावे की फाइल उनके पास रखेगा, और कवरिंग लेटर पर क्या करना है, कवरिंग लेटर के जेरोक्स पर एक रसीद लेकर वापस अपने गांव में आनी चाहिए। अब ये रसीद भी अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। कानून में ये कहा गया है कि आपके उपविभागीय अधिकारी ने 60 दिन के अंदर, 60 दिन यानी कितने महीने हुए, 2 महीने, 2 महीने में इसका उन्होंने निर्णय करना है, और वे अगर सिफारिश के साथ इसे जिला समिति के पास भेजते हैं तो अच्छी बात है। अगर उनको उसमें कुछ कठिनाई दिखती है, त्रुटि दिखती है, कमी दिखती है, तो वो कमी लिखकर उन्होंने उस दावे को हमारे पास, हमारे गांव के पास वापस भेजना है। वो उस दावे को निरस्त नहीं कर सकते, उस दावे को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको हमारे पास वापस भेजना है ताकि हम उस कमी को पूरा करके उस दावे को वापस उनके पास भेज सकें। उपविभागीय समिति ने अगर 60 दिन में इस पर निर्णय किया तो अच्छी बात है, अगर जिला समिति के पास भेज दिया तो अच्छी बात है। फिर जिला समिति को भी कानून के तहत 60 दिन की अवधि है, 60 दिन में उन्होंने इस पर निर्णय करना है। अगर जिला समिति आपकी उपविभागीय समिति ने जो निर्णय दिया है उसमें बदलाव करती है, या फिर आपके अधिकारों को या अधिकार के क्षेत्र को कम करती है, तो उनको निर्णय लेने से पहले इसे आपके पास भेजना है और कारणों सहित भेजना है। यूं ही फाइल वापस भेज दी, ऐसा नहीं कर सकते। फाइल पर उनको लिखकर भेजना होगा कि आपकी फ़ाइल को वापस क्यों भेजा जा रहा है, उसमें कौन सी खामियां हैं, कौन सी कमियां हैं, उसको पूरा करने की आपको पूरी मोहलत मिलनी चाहिए। उसके बाद आप उस पर वापस जो भी देना चाहे और सबूत जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव ये है कि आपको शुरू में जो 4 चीज़ें हमने बताई, 4 कागज़ बताए हैं, उतना जोड़ना कानून के हिसाब से पर्याप्त है। इसमें कोई जिला समिति खोट नहीं निकाल सकती। लेकिन आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपरी समितियाँ यूं ही आपके दावे को निरस्त नहीं करेगी। दावे में अगर कोई कठिनाई तो उसको वापस अपने यहाँ भेजेगी। अब कुछ चीज़ों से सावधान रहना है हमें। एक तो ये है कि कानून में और नियमों में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि इस कानून में 3 ही समितियों का अधिकार है। एक समिति है जो आपके गांव में यानी आपके पाड़े में, तांडे में, टोले में बननी चाहिए, जो है वन अधिकार समिति। अगर आपके गांव में नहीं बनी है, राजस्व ग्राम में है या फिर पंचायत में है, अगर उसी से काम चल जाता है तो ठीक है, चला लीजिए। अगर उससे काम नहीं चल रहा, अगर वो वन अधिकार समिति आपके साथ सहकार्य नहीं कर रही,
तो आप नई वन अधिकार समिति अपने पाड़े के लिए चुन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी दूसरी वन समिति, वन व्यवस्थापन समिति, वन रक्षण समिति वगैरह वगैरह बनी होंगी पहले से, इन समितियों का इस कानून में कोई स्थान नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। दूसरा ये कि राजस्व विभाग के भी अन्य अधिकारी या वन विभाग के भी अधिकारियों का इस कानून में कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान कहाँ है? तो जो उप विभागीय स्तरीय कमेटी है, समिति है, उसमें उनका स्थान है। उप विभाग समिति के अध्यक्ष है उप विभागीय अधिकारी और उसमें सदस्य होंगे सहायक वन संरक्षक। इसी तरह जिला स्तर पे जो जिला समिति है, उस जिला समिति में कलेक्टर या आपके डिप्टी कमिश्नर उसके अध्यक्ष होंगे और जो उप वन संरक्षक या डीएफओ या डीसीएफ ये उसके सदस्य होंगे। आदिवासी विभाग का भी एक सदस्य ये दोनों समितियों में रहेगा। ये दो ही समितियां इस विषय में कोई निर्णय ले सकती है। इसमें कोई नए सबूत जोड़ना, नए सबूत स्वीकारना, ये अधिकार इन समितियों को नहीं है। ये अधिकार गांव की वन अधिकार समिति को है। इसलिए आपका दावा उप विभागीय समिति के पास जाने के बाद यदि वन विभाग उसमें कोई आपत्ति उठाता है, कोई आक्षेप लेता है, तो उन आक्षेपों का खंडन करने के लिए उप विभागीय समिति को आपके दावे को वापस आपके पास भेजकर आपको पूछना होगा कि इस आक्षेप के बारे में आपका क्या कहना है। आपको बिना मौका दिए आपका दावा किसी भी समिति द्वारा निरस्त नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी हमें शिकायत ठीक जगह पर ठीक समय पर करनी चाहिए। अब और एक बात को हम सब ने समझना है, वो ये कि जंगल की लगभग सारी चीज़ों पर हमें इसमें अधिकार मिलता है और उन चीज़ों की, जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम पर आती है। इसमें दो ही अधिकार नहीं है। एक टिम्बर यानी बड़ी लकड़ी, बड़े पेड़ तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है, शिकार करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बाकी सारी चीज़ों का अधिकार है। परंपरा से जंगल में से हम जो जो ले रहे हैं, जंगल को जो जो दे रहे हैं, वो सब करने का कानूनी अधिकार यहाँ हमें मिलने वाला है। अब ये अधिकार कब से मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि समितियों के पास आपका दावा 1 साल, 2 साल, 4 साल पड़ा रहेगा। तो चिंता नहीं करना है। एक बार आपका दावा उपविभागीय समिति के पास गया और आपने रसीद ली, उसी दिन से आपका अधिकार शुरू होता है। कानून ये कहता है कि जिसका भी अधिकार प्रलंबित है उसे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दावा अगर सरकार के पास प्रलंबित है तो सरकार आपके अधिकार जब तक दावा प्रलंबित है तब तक छीन नहीं सकती। बाद में भी आपका दावा जब मान्य होगा तब तो हमेशा हमेशा के लिए अधिकार आपके हाथ में आएगा। अधिकार पाने के बाद में गांव क्या क्या कर सकता है वो थोड़ा सा हम आज देखेंगे। इस डोयापाड़ा नाम के गांव में, महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में, विक्रमगढ़ तहसील में, वेहलपाड़ा ग्राम पंचायत में ये डोयापाड़ा नाम का एक छोटा सा टोला है। उस गांव ने सामूहिक वन अधिकार 2015 दिसंबर में प्राप्त किया। अधिकार प्राप्त होने में भी उनको 2 साल लगे, लेकिन ये 2 साल भी वे बैठे नहीं रहे। 2 साल में और उसके बाद भी अपने जंगल को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया आज उनके गांव में देखेंगे। आम्ही सुरुवातीला ग्रामसभा घेतली आणि असं ठरवलं की गावामध्ये काहीतरी नवीन करायचं असं ठरवलं आणि मग आम्ही सामूहिक वन हक्क दावा केला तयार असा। त्याच्यामध्ये सामूहिक दावा केला आणि नकाशासुद्धा काढला, हात नकाशा असा केला तयार। आणि मग आम्ही प्रांत ऑफिसला घेऊन गेलो। नंतर मग त्यांनी सांगितलं की असं होईल। मग आम्हाला त्याच्यामध्ये असं पण अजून समजलं की PBR करायचा आणि त्याच्यात झाडं कोणकोणती असं ठरवलं। मग PBR तयार केला। त्याच्यामध्ये आम्हाला मोहाची झाडं वगैरे अशी बरीच साधारण 500 अशी अंदाज आला त्याचा। तर मग आम्ही त्याच्या या वयम संस्थेच्या मिलिंद दादांना सांगितले की आमच्याकडे एवढी झाडं आहेत
मग त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला असं असं करता येईल. मग त्यांनी आम्हाला तेलाचा घाणा आणि पळसाची झाडंसुद्धा बरीच होती, त्याच्यामुळे पत्रावळीचं मशीनसुद्धा दिलं त्यांनी. असा आमच्या ह्या डोळ्याच्या पाड्याचा फायदा झालेला आहे. आमचे पाड्यासाठी आम्ही जंगल वाचवलं, त्याच्याकरता आम्हाला बाहेरचे गाव आहेत ते त्रास देतात. तरी पण ते त्रासातून ते सामन्याला आम्ही तोंड देऊन आणि हा जंगल आज परत सांभाळून धरला आहे. आणि त्याची मोठं झाड नाही तोडत आणि लहानपणात वाढायला लागले. पुढची पिढीसाठी आम्हाला कामात येवा म्हणून आम्ही ते जंगलाचं राखण केलं आहे. बार जो इस गांव में जो कायदा किया कि ये जंगल बंद करने का, कभी काटने का नहीं, तो एक बार जो बना ही दिया कायदा तो वो कायदा बना के ही रखते हैं. अभी इस जंगल का पेड़ कोई काट नहीं सकते. और बाहर गाँव का भी बहुत पहले तकलीफ़ थी, अभी वो भी नहीं है. दिन में सुबह शाम 2 राउंड मारते हैं. हमारे जंगल में मोह बहुत है और पलस भी बहुत है. मोह का क्या क्या फ़ायदा होता है, जब भी उसका फूल आते हैं वो सुखाकर हम बाज़ार में बेचते हैं. और बीज आती है उसकी सब्ज़ी भी बना के खाते हैं और सुखा के उसका तेल भी बनाते हैं और वो तेल खाते हैं. उस पर कुछ उबाल के रखते हैं तो 1 साल तक बहुत अच्छा रहता है. वो पत्रावली बनाने का मशीन भी है, मोह का तेल गालने का भी मशीन है. तो अभी आपने देखा कि डोयापाड़ा गांव के लोगों ने किस तरह से जंगल को संभाला है और जंगल को संभालने के साथ साथ उन्होंने वन का अधिकार भी प्राप्त किया है. सामूहिक वन का अधिकार लेना और सामूहिक वन रक्षण की जिम्मेदारी लेना, ये दोनों काम डोयापाड़ा जैसे कई गांवों ने देश भर में किया है. इस गांव की विशेषता आप देखें तो आपको अभी आपने गाँव वालों से भी सुना होगा कि गांव के जंगल में जितने सारे पेड़ पौधे पशु पंक्षी है उन सब की उन्होंने सूचियाँ बनाई, उसका ठीक से अभिलेखन किया. उसमें से ध्यान में आया कि इनके जंगल में 450 से अधिक महुए के पेड़ हैं. इसके आधार पर फिर इन्होंने महाराष्ट्र शासन के पास प्रस्ताव किया कि हमारे गांव को ग्राम सभा के नाम पर एक तेल निकालने की मशीन चाहिए, एक घानी चाहिए तेल निकालने के लिए. तो ये जो ऑयल प्रेस है इस ग्राम सभा को मिला है. महुआ के जो बीज जंगल से लोग इकट्ठा करते हैं उसका तेल अपने ही गांव में अब ये निकाल सकते हैं. इसी तरह से दूसरी बात इनके जंगल में निकली कि पलाश के बहुत सारे पेड़ जंगल में है, तो पलाश के पत्तों से बढ़िया पत्तल बनती है. ये पत्तल प्रेस करने की मशीन भी इनके गांव ने प्राप्त की है, शासन के निधि से प्राप्त की लिए. लेकिन इनके अधिकार में जो जंगल है उस जंगल में जो भारी मात्रा में है उसका उपयोग करके अब एक छोटा सा उद्यम, एक छोटा सा उद्योग इनके गांव में हो सकता है. लोगों को इससे आगे चल के रोजी रोटी मिल सकती है. दूसरा पक्ष ये भी हमारे ध्यान में आया होगा कि इनके जंगल में जो कमी है, जो पेड़ इनके जंगल में नहीं है, जो घास कम होती जा रही है, उस पर भी गांव ने उपाय किया है. और उपाय ये किया है कि जंगल के कुछ क्षेत्र में चराई बंद कर दी है. 3 सालों के लिए चराई बंद रखने से इनके गांव के उस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ अपने आप उगे हैं और बढ़ भी गए हैं. अब एक बार पेड़ बड़े हो गए तो बकरी गाय से उस पेड़ को कोई डर नहीं है. तो कई सारे पेड़ जो हम लगा नहीं सकते, जंगल में अपने आप उग सकते हैं, ऐसे पेड़ आज की तारीख में इनके जंगल में है. आप इनका अगर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर देखें, यानी जैव विविधता का नोटबुक देखें, तो उसमें आपको ध्यान में आएगा कि लगभग 250 से ज़्यादा वनस्पति प्रजातियां इनके जंगल में हैं. और 150 एकड़ का इनका जंगल है, जिसमें से केवल 47 एकड़ का रक्षण लोग कर रहे हैं. लेकिन फिर भी उतने से क्षेत्र से भी गांव को काफ़ी सारा लाभ हुआ है. तो सामूहिक वन अधिकार से हमें अपने गांव में स्थिर विकास की एक चाबी अपने हाथ में निश्चित रूप से आ सकती है. आप सभी सामूहिक वन अधिकार प्राप्त करने के लिए दावा करिए, उसके साथ योग्य सभी सबूत जोड़िए. कोई भी दिक्कत हो, शंका हो, प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिखिए. व्हाट्सएप पर या ईमेल पर हम आपको जवाब देंगे. धन्यवाद.